हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स से बना हुआ होता है। ठीक है, उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और दो डीएनए, और ये डीएनए में हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में जीन्स देखने को मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे जीन्स जब इकट्ठा होते हैं तो जीनोम बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये दो पेयर हैं, ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन, जिसको बेस पेयर कहते हैं। एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिसिन, एडेनाइन, ठीक है, इसको बेस पेयर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। एग्जैक्टली क्या इसे कहते हैं? इस वाली जो लाइन होती है इसे क्रोमेटिडिन कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ये दो वाली लाइन जिसे क्रोमेटिड कहते हैं, इसे टेलोमेयर कहते हैं, इसे क्यू आर्म कहते हैं, इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, इसे पी आर्म, इसे टेलोमेयर कहते हैं। आगे हम जानेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो ग्रेगर मेंडल एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये लॉ दिया था। ग्रेगर मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल जो जेनेटिक्स यानी कि जीन की जो स्टडी होती है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। डिस्कवर्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ पी प्लांट्स। जो मटर के प्लांट्स होते हैं उसके बेस पे ग्रेगर मेंडल्स ने अपने कुछ डिस्कवरीज दी थी। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ सिद्धांतों का विश्लेषण किया था, जिसमें मेनली 3 लॉज है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक डीएनए होता है, ठीक है, एक डीएनए उसके अंदर एलाइज होती है। जब डीएनए को भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब एलीज देखने को मिलते हैं हमें, एलीज। उस एलीज के बेस पे हम देख सकते हैं कि किसका डोमिनेंस ज्यादा है, कौन से जीन्स का डोमिनेंस ज्यादा है। मेल का डोमिनेंस फीमेल का डोमिनेंस ज्यादा है, ये मेल का डोमिनेंस ज्यादा है। तो वो यहां पर मेनली चेक करते हैं हम, जहां पे यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एवरी इंडिविजुअल हैव 2 एलीज। हर इंडिविजुअल्स में 2 एलीज होते हैं फॉर ईच जीन, हर एक जीन में। 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट के अंदर एक होता है। एंड दिस एलीज सेपरेट, वो एलीज सेपरेट होते हैं और सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट बनता है, गैमेट यानी कि जब गैमेटोसिस यानी कि स्पर्म और एग, स्पर्म और ओवम, ठीक है, जब इकट्ठे होते हैं तब गैमेट बनता है। रिजल्ट, ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलीज। हर एक गैमेट एक एली, हर एक एलीज होता है फॉर ईच जीन, हर एक जीन के लिए। इंश्योरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंश्योर करता है। When 2 gametes unite during the fertilization, जब 2 gametes यूनाइट होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, द ऑफस्प्रिंग रिसीव द एलीज फ्रॉम 1 पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग होता है, वो रिसीव करता है 1 एली फ्रॉम 1 पेरेंट। एक पेरेंट से वो एक एली
ठीक है, एक एली रिसीव करता है रिस्टोरिंग द पेयर्स ऑफ एलीज, और वो पेयर्स ऑफ एली को रिस्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पी प्लांट हैज genotype of AA, पी प्लांट, ये पी प्लांट है, वो रिस्टोर करता है, उसका जेनोटाइप होता है where A is dominant alleles and A is recessive alleles। जहां पर ये A है मेनली वो डोमिनेंट एलीज होता है, और ये स्मॉल ए ये वो रिसेसिव होता है, यानी कि वो थोड़ा लोअर होता है एज कंपेयर टू कैपिटल ए। सो द गेमेट्स विल कैरी ईदर ए और स्मॉल ए एलीज, नॉट बोथ। तो गेमेट होता है जो स्पर्म और एग से बना हुआ होता है, ठीक है, वो या तो स्मॉल ए कैरी करता है या बिग ए या कैपिटल ए कैरी करता है। दोनों की ट्रेट्स अंदर नहीं होते, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है बेसिकली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि हर एलिज के अंदर एक अपने आप से चूज करने का या अपना ग्रुप, या कह सकते हैं कि किस ग्रुप में जाना है उसे, किस यूथ में जाना है उसे, उसकी उनके पास चॉइस होती है। तो डेफिनेशन इसकी होती है, एलिज फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, को इंडिपेंडेंटली सॉरी इनहेरिट कर सकते हैं of each other, एक दूसरे से, meaning the inheritance of one trait does not influence the inheritance of another। एक का जो इनहेरिटेंस ट्रेट होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो उसके अंदर जो आनुवंशिक है चीजें जो उसका गुण है, आनुवंशिक गुण है, वो एक में हो, वो सिमिलरली दूसरे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। Result, the gene on different chromosomes and gene far on the same chromosomes are assorted independently into gametes। So उनको कौन सा गेमेट चूज करना है वो इंडिपेंडेंटली उसको चूज कर सकते हैं। और creating different combinations of trait, और different combinations और ट्रेट जो उनका गुण है वो डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट हैज जीन फॉर सीड कलर, अगर हम सीड कलर की बात करें कि पर्टिकुलर प्लांट का कलर कैसे चेंज होगा, कैसे बदलेगा, सो एक पर्टिकुलर एलीज या दूसरे एलीज जिसका डोमिनेंस ज़्यादा है और जो ज़्यादा प्रभावशाली है, उसके ऊपर मैटर करता है कि सामने वाला जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, वो किस तरह से उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो सीड शेप्स राउंड एंड रिंकल, तो किस तरह का शेप लेगा, किस तरह सा कलर उसका होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। प्लांट हैज जीन फॉर सीड, उसके जीन पे डिपेंड करता है। दीज ट्रेट्स विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो किस तरह से उस चीज को असॉर्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से उसका ग्रुप बनाते हैं, जुट बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली होगा। लीडिंग टू वेरियस कॉम्बिनेशंस लाइक येलो राउंड, येलो रिंकल, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड सीड। इसकी कॉम्बिनेशन से उसके अंदर दो कॉम्बिनेशन भी दिखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हमने पहले बोला कि येलो और ग्रीन और ब्राउन और रिंकल, तो उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन रिंकल, येलो रिंकल, इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सम एलीज आर डोमिनेंट, कुछ एलीज होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, मीनिंग दे एक्सप्रेस देयर इफेक्ट
इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। अगर उनका सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है तो भी वो उनका डोमिनेंस शो करते हैं, उनका प्रभाव वहां पर ही दिख जाता है। हेट्रोजाइगोस कंडीशन, अगर हेट्रोजाइगोस कंडीशन है उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में वाइल अदर आर रिसेसिव, जो दूसरे होते यानी कि अदर होते हेट्रोजाइगस कंडीशंस के अलावा, जो अदर जीन्स होते, अदर एलीज होते, वो इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, यानी कि रिसेसिव होते, मीनिंग देयर इफेक्ट इज ओनली सीन व्हेन बोथ एलीज आर सेम। इट मीन्स दैट, उसका सिंपल टर्म में समझिए कि अगर दो एली जो सेम है, ठीक है, सेम उनका इफेक्ट सेम है, तो उस कंडीशन में हम पहले वाला इफेक्ट देख सकते हैं, उसका डोमिनेंस देख सकते हैं कि कितना डोमिनेंट है, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस सिचुएशन। व्हेन इट इज क्लियरली written here, the effect is only seen when both एली आर सेम। अगर दो एली सेम है तो उसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अगर एक सिंगल, यानी कि सिंगल, और कहते हैं कि सम एलीज आर डोमिनेंट, मींस दैट अगर एक एली उस जगह डोमिनेंट है तो उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा? द डोमिनेंट एली मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलीज। तो डोमिनेंट एली है जो उसको मास्क करेगा, यानी कि इफेक्ट करेगा रिसेसिव एलीज, यानी कि ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है, ज्यादा डोमिनेंट एली है, उसकी इफेक्ट, उसके ट्रीट आगे वाली प्रोजेनी में ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन पी प्लांट द एलीज फॉर राउंड सीड्स। अगर राउंड सीड्स की बात करें तो वहां पर सीड्स, अगर हम आर, राउंड सीड्स आर is dominant and Ellie's R is wrinkle, ठीक है, this is round and this is wrinkle, this is wrinkle and the L is wrinkle, this is recessive, this is dominant, and this is recessive, this is recessive. So a plant with genotype RR, small r, will have round seed. तो उस दौरान क्या होगा, जो R है, कैपिटल R, वो ज्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू स्मॉल r। तो वहां पर मेनली जो जेनोटाइप आ रहा है वो उसका इफेक्ट वहां पर ज्यादा आपको दिखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ब्लड ग्रुप्स आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन व्हिच मींस प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो ब्लड ग्रुप्स क्लासिफिकेशन है कि किस ब्लड में कितने एंटीजन्स है, मींस प्रोटीन है, ठीक है, और कितने एंटीबॉडीज है, यानी कि कितनी प्रोटेक्शन जो ब्लड से उसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज है। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स आर एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। और ये एबीओ सिस्टम है और आरएस सिस्टम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे हम ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एबीओ। एबीओ के जरिए हम ये पहचान सकते हैं कि ब्लड कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है, ये मेनली चार है। एबीओ से हम जान सकते हैं कि ब्लड कौन सा है, ए है,
बी है, ए बी है और ओ है। दूसरा है RH। RH से हम जान सकते हैं कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर लिखा है एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। सो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजेंस, so antigens are molecules on the surface of the red blood cells that trigger immune system or immune response. So antigens वो मॉलिक्यूल थे, वो अणु है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पे एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, ठीक है, उनके सरफेस से एंटीजन होता है। वो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। एंड एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सीरम टाइप लिक्विड होता है, सीरम टाइप लिक्विड होता है, ब्लड प्लाज्मा दैट टारगेट्स एंड न्यूट्रलाइज द फॉरेन एंटीजन। जो फॉरेन एंटीजन होते हैं, जो बाहर से रोग कारक एंटीजन होते हैं, जो बॉडी में डिसीज फैलाते हैं या डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, सो वो फॉरेन एंटीजन होते हैं। वो फॉरेन एंटीजन जो एंटीबॉडीज होती है हमारी, ठीक है, वो एंटीबॉडीज ऐसे फॉरेन एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करती है। इन द EBO सिस्टम द की एंटीजन्स आर A and B। ये की एंटीजन से A and B which are present on the surface of the red blood cells। रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे वो प्रेजेंट रहती है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एंटीजन्स डिटरमाइंस द पर्सन्स ब्लड टाइप। यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजन। एंटीजन के प्रेजेंट, कितने एंटीजन प्रेजेंट है और कितने एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो डिटरमाइन करता है, जो हमारे ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई होने में मदद लेता है और मदद करता है। ब्लड ग्रुप टाइप, ये है बेसिकली द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। टाइप ए हैज एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ठीक है। एंटीजन, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन। अगर हम ए एंटीजन लिए यहाँ पर तो बी एंटीबॉडी हो जाती है। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी हो जाती है। एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, तो बेसिकली प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा की बात हो रही है। बी एंटीजन, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी हो जाता है, ठीक है। और अगर ए बी, बोथ ए एंड बी एंटीजन है तो रेड ब्लड सेल्स और द रेड ब्लड सेल्स, सो नो एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी, नीदर ए एंटीबॉडी nor B antibody or whatever, as vice versa, or we can say this is the universal donor। अगर B एंटीबॉडी है, ठीक है, B एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, neither A antibody, तो these are the universal donor। This is the universal donor। और type O has no antigen and no antibody, okay, has no A antigen, so and the red blood cells but has both anti A and anti B antibodies, दोनों होती है इसमें।
तो ये बेसिकली ए बी टाइप का है। तो ये ए बी टाइप का है। ओ में अगर ओ टाइप का ब्लड हुआ, ओ टाइप का ब्लड हुआ, यहाँ पर बेसिकली हमने ए की बात की, बी की बात की, ए बी की बात की, और ये ओ की बात की। यहाँ पर ना तो कोई एंटीबॉडी होती है, ना एंटीजन होता है, ठीक है, ना कोई एंटीबॉडी होता है, पर यहाँ पर ए बी एंटीबॉडी होती है। तो बेसिकली ये इसका मेन फॉर्मूला है। ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी, व्हेन रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम, उसकी इम्यून सिस्टम यानी कि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति, will attack the donor blood if the antigens on the red blood cells are not compatible with the recipient's antibody. For example, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब जब एक पर्टिकुलर इंसान और एक पर्टिकुलर पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपना ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, उस कंडीशन में ये भी चेक किया जाता है कि सामने वाला उस ब्लड लेने को, उस ब्लड को रिसीव करने के लिए कंपेटेबल है या नहीं, वो भी चेक किया जाता है वहां पर। और अटैक द डोनर ब्लड if the antigens on the red blood cells are not compatible with the recipient antibody. For example, टाइप ए, ठीक है, यहां पर लिखा है टाइप ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए और बी। जो ए टाइप होता है वो खाली ए से और ओ से ही अपना ब्लड ले सकता है। यहां पर लिखा है टाइप बी, जो बी और ओ से ही अपना ब्लड ले सकता है। या टाइप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी, ए बी और ओ। इन चार ब्लड से, मतलब चार ग्रुप जिनके पास से, उनसे ब्लड ले सकता है। और जो ओ होता है और ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कह सकते हैं, वो सबसे ब्लड ले सकता है। पर जो ओ होता है, टाइप ओ, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूरी, ठीक है, वो खाली ओ से ही अपना ब्लड ले सकता है, उसके अलावा कोई ब्लड मतलब उसे नहीं दे सकता। मोस्टली यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं इसे। ये इसके एक्सप्लेनेशन थे। मदर एंड फादर के ब्लड टाइप से यहाँ पर कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने की है। जैसे कि अगर मदर का ब्लड ए है, अगर मदर का ब्लड ए है और ये फादर का है, अगर मदर का ब्लड ए है, ठीक है, और फादर का ब्लड ए है, तो वहां पर कंडीशन ये होगी कि वो ए, और उनकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आगे वाली जो प्रोजेनी है या बेबी है, उसके अंदर या तो ओ ब्लड होगा या ए होगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ए है, तो उस कंडीशन में उसको ए होगा, बी होगा, ए बी ब्लड हो सकता है या ओ हो सकता है। ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का ए है, ठीक है, फादर का ए है, तो उस कंडीशन में उसको ए बी बी ए बी, ये कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है कि मदर का अगर ओ है उसका ब्लड ग्रुप और फादर का ए है,
तो या तो ये हो सकता है या ओ हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ये है मतलब मदर का ए हो, दोनों का ए हो तो वहाँ पर ए और ई ओ हो सकता है। मदर का बी और फादर का बी है तो वहाँ पर बी और ओ हो सकता है। मदर का ब्लड ग्रुप ए बी और ई भी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए भी है तो वहाँ पर ए और ए भी हो सकता है, वहाँ पर उनका कॉम्बिनेशन। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, चाहे मदर का ओ हो और फादर का ओ हो, तो 100% प्रोबेबिलिटी है और 100% श्योरिटी वी कैन से कि उनका ओ ही होगा। ठीक है, ओ होगा या ए भी होगा, तो उसके ऊपर से ये ब्लड ग्रुप की कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। दूसरी बात हम देखते हैं आरएच के बारे में। ठीक है, आरएच के बारे में, तो आरएच ब्लड सिस्टम क्या है? RH blood system, which means that RH factors is another antigen that can be present on the surface of the blood cells. If the antigen is present and if the person is RH positive, if it is absent, the person is RH negative. ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। पहले हमने एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ा, वहां पर हमें पता चला कि ब्लड का टाइप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि ब्लड किस तरह का उसका नेचर है, वी कैन से इन अनदर वर्ड, सो आरएच ब्लड सिस्टम फॉर दैट रीजन। तो आरएच फैक्टर इज अनदर एंटीजन, वो एक काइंड ऑफ एंटीजन है। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस से सेम सिमिलरली जो एंटीजन रहता था ना, वहां पर ए एंटीजन और बी एंटीजन और ए बी एंटीजन, सिमिलरली ये भी एंटीजन है। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे रहता है और दिस एंटीजन प्रेजेंट पर्सन, ऐसे जो पर्सन अगर दिखाई दे तो वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, मेंशन वो करता है खास करके इनहेरिटेंस। द RH फैक्टर इज इनहेरिटेड सेपरेटली फ्रॉम द EBO सिस्टम। RH सिस्टम EBO सिस्टम से completely different है, and an RH plus individual has at least one RH allele। और जो RH पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उनके अंदर एक एली तो दिखने को मिलता ही है। एली का मतलब तो पहले ही मैंने बताया था आपको कि जब हम DNA को भी माइक्रोस्कोपिक वे पे देखते हैं तो तब हमें एलीज दिखने को मिलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वे से डीएनए को देखते हैं, वहां पर हमें जीन देखने को मिलते हैं और जीन को भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक वे में ज्यादा अगर देखें तो वहां पर हमें एलीज देखने को मिलते हैं। While RH individual has two RH alleles, और RH इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर टू एलीज माइनस या नेगेटिव एलीज देखने को मिलते हैं। RH पॉजिटिव can donate RH plus recipient but can receive from RH positive or negative। जो RH पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव होता है, वो RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है, यानी कि ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है। ठीक है, पर यहाँ पर एक और भी है, जो RH नेगेटिव है कैन ओनली रिसीव फ्रॉम RH नेगेटिव ब्लड एंड कैन डोनेट टू बोथ दोनों को मतलब डोनेट कर सकता है। जो RH नेगेटिव है RH नेगेटिव है वो RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ये दोनों को, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैन रिसीव, दोनों से रिसीव कर सकता है। बट रिसीव फ्रॉम RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH एंड प्रेगनेंसी। RH
यानी कि ब्लड की कौन सी या ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सा टाइप है, वो मेनली डिसाइड करता है RH। इफ an RH mother is carrying an RH positive baby, अगर एक RH मदर है, RH नेगेटिव मदर है, वो एक RH पॉजिटिव बेबी कैरी करता है और करती है, देयर मे बी रिस्क ऑफ RH इनकम्पेटेबिलिटी। तो वहाँ पर RH इनकम्पेटेबिलिटी शो करती है, जिससे प्रेगनेंसी में इश्यू भी हो सकते हैं। If the baby RH plus positive or plus blood mixed with the mother's RH blood, the mother may produce antigen against the RH antigen, and this can cause complications in the future pregnancy. For example, hemolytic disease of the newborn, unless treated with an injection called RHOGM to prevent the antibody formation। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक RH नेगेटिव मदर वो RH पॉजिटिव बेबी कैरी करती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर RHOGM टू प्रिवेंट द एंटीबॉडी को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर एंटीबॉडी फॉर्मेशन उनको करना रहता है, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना रहता है, नहीं तो एंटीजन क्रिएट होगा उस कंडीशन में और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है प्रेगनेंसी में। इसी वजह से वहां पर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जहां पर हमने क्रिस्पर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, क्रिस्पर के बारे में हमने पढ़ा, क्रिस्पर Cas9। पर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, उस डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसी डीएनए को फिर से यूज करना, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। मतलब फिर से उसे मतलब पुनः उस चीज को यूज करना है, लाइक रीयूज, ठीक है, सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद हम उस चीज को यूज करना है। यही मेनली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में है। अब आगे की कवरेज हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।